सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इस ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पे क्या असर पड़ा है, इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या दोनों हुआ है, इसको हम देखेंगे। इन द लास्ट 20 ईयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। तो पिछले 20 सालों के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, यानी बहुत ज्यादा जो अलग अलग कंट्रीज से हमारी इकोनॉमी कनेक्ट हुई है, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा कनेक्शन और बढ़ गया है। व्हाट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ा है, इसी को हम देखते हैं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू द कंज्यूमर्स, पार्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज। अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ये जो कंपटीशन बढ़ा है लोकल सामानों में भी, जैसे अगर कपड़ा बनाने वाली कंपनी हम देखें, टेक्सटाइल कंपनी, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी है जो कपड़े बना रही हैं, तो लोकल भी कंपटीशन है, और बाहर एक कंपनी भी यहाँ आकर बना रही है और सामान बेच रही है, उससे भी कंपटीशन है। इससे कंज्यूमर को, यानी जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला है, उसको बड़ा फायदा हुआ है। खास तौर से जो शहर के अंदर रहने वाले अमीर लोग हैं उनको बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि अब अच्छी क्वालिटी के सामान इन तक पहुंच पा रहा है। There is a greater choice before these consumers who now enjoyed improved quality and lower prices for several products. तो अब ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं, यानी जो अमीर लोग हैं, उनको अब अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जा रहा है और सस्ते रेट पे भी मिल जा रहा है अलग अलग प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट दीज पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इसी वजह से आज के टाइम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो चुका है इनका, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज कर रहे हैं, जो कि पहले इस तरह नहीं था, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिलता था। पैसा भी हो अगर आपके पास, ट्रेड बैरियर था, बाहर से खरीद नहीं सकते थे, तो उतना ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं था लिविंग का, लेकिन आज है। एमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। तो कंज्यूमर के लिए, यानी कस्टमर की बात करें, जो इस्तेमाल करने वाला है, उसके लिए तो भैया बढ़िया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जैसे फैक्ट्री वगैरह लगाने वाले हैं, सामान बनाने वाले हैं, और वहां जो काम करने वाले हैं, उन पर जो इफेक्ट पड़ा है वो एक जैसा नहीं है। किसी को फायदा हुआ है तो किसी को नुकसान हुआ है। पहले हम बात करते हैं एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, व्हिच मींस इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम। अब एमएनसीज ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। पिछले 20 सालों से अगर हम देखें तो जितना पैसा लगा रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब उनको फायदा हुआ है, तभी तो पैसा लगा रहे हैं। अगर नुकसान हो रहा हो तो पैसा क्यों लगाते। तो एमएनसीज को तो फायदा हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एमएनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन द अर्बन एरियाज। तो जो एमएनसीज हैं उनको इन फील्ड में, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ गया है कि हम यहां पर भी पैसा लगाते हैं। दीज प्रोडक्ट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। तो इन सामानों का, अगर हम सेलफोन बनाएंगे, ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे, तो इसको इस्तेमाल करने वाले बहुत अमीर लोग हैं, तो वो हमारा सामान यूज कर लेंगे। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। अब इंडस्ट्री लगी, नई इंडस्ट्री लगेगी तो जॉब भी होगी, तो और ये लोगों को फायदा हुआ है, जिनको पहले काम नहीं थे, जिनके पास, उनको काम मिल गया। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। और इंडस्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली है उनका भी फायदा हुआ, तो वो भी ग्रो हो गई। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। In recent years, the central and state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. तो अभी कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रही हैं ताकि जो बाहर कंपनियां हैं वो आकर यहां पैसा लगाए। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईज, आर बीइंग सेटअप। इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाया है, यानी एक एरिया बना दिया है, वहां सारी इंडस्ट्री लगी है, और उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एक ऐसा एरिया है जहां से बहुत ज्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है। एसईज आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तो हमने अलग से जोन क्यों बनाया, ताकि उस एरिया को हम अलग कर दें और वहां अच्छी फैसिलिटी दे सकें। जैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यहां पर एकदम वर्ल्ड क्लास की, एकदम बढ़िया वाली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, कोई वोल्टेज लो हाई वाला सिस्टम नहीं है, और 24 घंटे लाइट मिल रही है, पानी भी एकदम अच्छा मिल रहा है और हर टाइम अवेलेबल है, रोड भी एकदम मस्त है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, स्टोरेज का है, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल मतलब जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं, और एजुकेशन फैसिलिटी है। अब मान लो वहां काम करने वाले वर्कर हैं या जो इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे सिनेमा हॉल खोल दिया, पब वगैरह खोल दिया। और एजुकेशन फैसिलिटीज है, अब उनके बच्चे होंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे, तो इसके लिए स्कूल कॉलेज ओपन कर दिया। तो ये सारी फैसिलिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रोवाइड की जाती है। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन द एसीज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब वहां उस एरिया के अंदर जो फैक्ट्री लगाई जाएंगी, उनको स्टार्टिंग के 5 साल कोई टैक्स नहीं देना,
बस फैक्ट्री लगाओ और पैसा कमाओ। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या किया गवर्नमेंट ने, जो लेबर लॉज हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, यानी लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट बना है गवर्नमेंट ने, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा जो भी कंपनी है। लेकिन जो बाहर की बहुत सी कंपनी है जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लगाया जा रहा है, उनको इसमें थोड़ा सा छूट दे दी गई, ढील दे दी गई है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट किया जा सके कि आप यहाँ लगाइए, बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं है, आराम से यहाँ काम करिए। You have seen in chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect workers। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रजिस्टर है उसको कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने होते हैं, वर्कर के लिए खास तौर से बनाए गए होते हैं कि इतने टाइम से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, अगर करा रहे हैं तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम इतनी सैलरी आपको देनी है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, पेड हॉलीडेज होनी चाहिए। तो ये जो नियम कानून है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बने हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी बाहर कंपनी है उनको इन लॉज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि ठीक है, कुछ कानून इसमें से हटा लेते हैं हम। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दीज। तो अभी कुछ सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ जो लॉज हैं लेबर लॉज उनमें से कुछ चीजें हटा दी हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज अ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क। अब यहाँ कंपनी क्या करती है, ज्यादा लोगों को वो रेगुलर नहीं रखती। मान लो अगर कम से कम 1,000 लोगों की जरूरत है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, सारे साल 1,000 तो कम से कम चाहिए, तो इन 1,000 को तो चलो परमानेंट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, सीजन की वजह से डिमांड बढ़ गई कि भाई 500 लोग और चाहिए, तो उसको जब जरूरत पड़ती है तो 500 लोगों को काम पे रख लेते हैं, और जब जरूरत कम होती है तो उनको निकाल देते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों को रेगुलर बेसिस पे वर्क नहीं दिया गया है, जब जरूरत पड़ेगी तो काम मिल जाएगा, जब नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि कम कॉस्ट पड़े। अब मान लो 1,500 लोगों को काम दे दिए, अब अगर काम कम हो गया तब वो लोग खाली बैठे रहेंगे या कम काम करेंगे, लेकिन पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया गया। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility and labor laws। लेकिन अभी भी जो बाहर कंपनियां हैं अभी भी उनका मन नहीं भरा, अभी भी और गरीबों का खून चूसना है उनको, और कह रहे हैं कि और हमको छूट दो लेबर लॉज के अंदर। अब जब मन मर्जी की छूट मिल जाएगी तब कहेंगे नाउ वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, अब हम पैसा लगाएंगे। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज कंपटीशन। तो अब दूसरा फायदा क्या हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि बहुत सारी जो टॉप की इंडियन कंपनी है उनको फायदा हुआ है। They have invested in newer technology and production method and raised their production standards। तो जो टॉप की इंडियन कंपनी है उन्होंने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाया है और अपने जो प्रोडक्शन मेथड है उसको और नया किया है और अच्छा बनाया है, और जो अपने प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड था उसको भी और अच्छा कर दिया है। यानी अब बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, नई मशीनों को यूज किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज। और जो कुछ कंपनी है उनको दूसरी कंपनी, बाहर की जो कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया है कि मिलकर वो प्रोडक्शन कर रही है, तो बाहर वाली कंपनी पैसा लगाएगी, ये भी लगाएंगे, तो अपने प्रोडक्शन को और बड़ा कर सकते हैं, कंपनी और बड़ी हो सकती है। मोर ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्फ। और क्या फायदा हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी थी वो खुद एक मल्टीनेशनल बन चुकी हैं, यानी इंडिया की कंपनी भी अब एमएनसीज बन चुकी हैं। जैसे टाटा मोटर्स हो गई, ये ऑटोमोबाइल में वर्क करती है, इन्फोसिस एक आईटी इंडस्ट्री है, रैनबैक्सी आपकी एक मेडिसिन इंडस्ट्री है, एशियन पेंट ये पेंट्स बनाती है, सुंदरम फास्टनर ये नट एंड बोल्ट बनाती है। तो ये सब क्या है, एमएनसीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बनी है। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये जो कंपनीज अभी हमने बात की, ये वो कंपनीज हैं जो दुनिया भर के अंदर अपने प्रोडक्शन वाले काम कर रही हैं, और जब अलग अलग जगह पर फैक्ट्री लगाएंगी, वहां काम करेंगी, तो उन्हें कहा जाएगा कि ये भी एमएनसीज हैं। Globalization has also created new opportunity for companies providing services, particularly those involving IT। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और फायदा हुआ है कि वो कंपनीज जो सर्विस देती हैं, जैसा कि आपका इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली हो गई, आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, इनको फायदा हुआ है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो इंडिया कंपनी जो मैगजीन बना रही है लंदन की कंपनी के लिए, मैगजीन प्रिंटिंग जो है या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और कॉल सेंटर है, तो ये सब क्या है, सर्विस देने वाली कंपनी है, इनको भी फायदा हुआ है। अगर नई नई कंपनी लगेगी तो कॉल सेंटर भी लगाने पड़ेंगे, और अगर छोटी कंपनी है वो बड़ी होगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो कॉल सेंटर को बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से फायदा हुआ है। Beside a host of the service such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to developed countries। अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हम सर्विस को होस्ट करते हैं, यानी यहां से सर्विस प्रोवाइड करते हैं
कौन सर्विस हो गई, जैसे डाटा एंट्री हो गया। अब इसमें क्या होता है, कंपनी के सिस्टम के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, डाटाज वगैरह इंटर किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंटिंग वगैरह हो गया, जैसे कि कितना पैसा कंपनी ने लगाया, कहाँ कितना पैसा दिया, कितना पैसा है, इसका रिकॉर्ड वगैरह रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए, जैसे क्लाइंट वगैरह से बात करना हो गया, और कंपनी के बारे में कोई कुछ जानना चाहता है, वहां जो कॉल करता है तो उस कॉल को आंसर करने वाले। तो ये सारे काम तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग वाले सामान है वो भी सस्ते में हो रहे हैं, यानी कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाना है तो भी सस्ते में बन जा रहा है। तो इसीलिए फैक्ट्रीज यहाँ लगाकर यहाँ सामान बनाकर अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो हमने ये देख लिया कि इस ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा इंडिया के अंदर, यानी किसको फायदा हुआ है और क्या क्या फायदा हुआ है ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसके निगेटिव इंपैक्ट क्या रहे, यानी इससे किसको नुकसान हुआ है और क्या नुकसान हुआ है ये हम देखेंगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां वगैरह थी, उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो कॉम्पीट करें, मुकाबला करें, कंपटीशन दें, या तो फिर वो पेरिश हो जाए यानी तबाह हो जाए। फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। अब बहुत ज्यादा जो छोटे लेवल पे प्रोड्यूस करने वाले थे और उन छोटी छोटी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले थे, उनके लिए ये ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज की तरह आया, यानी एक मुश्किल खड़ी कर दिया इस ग्लोबलाइजेशन ने। अब इस बात को हम स्टोरी समझेंगे। तो यहां पर एक स्टोरी दी है रवि को, तो स्टोरी के फॉर्म में ही इसको हम पढ़ लेते हैं। राइजिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन जब बढ़ा तो रवि को क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो यहां रवि की कहानी है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और इसने सोचा भी नहीं था कि उसको इतनी जल्दी ही इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसने बैंक से लोन लिया था और उसने कैपेसिटर बनाने की इंडस्ट्री खोली थी। तमिलनाडु के एक टाउन के अंदर, इंडस्ट्रियल टाउन था, वहां पर कैपेसिटर बनाया करता था। कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। इसके बारे में अगर साइंस साइड आप लेंगे तो इंटर में पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या वर्क होता है। ठीक है, तो उसने बैंक से लोन लिया, 1992 के अंदर अपनी एक कंपनी लगा ली कैपेसिटर्स की। तो ये यूज होता है कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर, जैसे आपका ट्यूबलाइट हो गया, टेलीविजन। और 3 साल के अंदर क्या हुआ, इतना ज्यादा उसको फायदा हुआ कि अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना पड़ा, यानी और ज्यादा उसे कैपेसिटर बनाने की जरूरत पड़ गई और उसने 20 लोगों को काम में भी रख लिया अपनी फैक्ट्री के अंदर। लेकिन रवि के लिए मुश्किल तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने कैपेसिटर के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हटा ली, पाबंदी हटा ली। यानी पहले लगा था कि कैपेसिटर बाहर से नहीं आएगा, जो इंडिया में बनेगा वही बिकेगा सिर्फ इंडिया के अंदर। लेकिन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है, हम कैपेसिटर की इंपोर्ट पर से रिस्ट्रिक्शन हटा लेते हैं, अब बाहर से भी कैपेसिटर आकर यहां बिक सकता है। तब इसके लिए मुश्किल शुरू हुई। अब ये जो कैपेसिटर था वो जनरली टेलीविजन कंपनीज इससे लिया करती थी, क्योंकि टेलीविजन के अंदर यूज होता था और टेलीविजन बनाने के लिए ये बल्क में लेती थी टेलीविजन कंपनी, यानी थोक में ढेर सारे अमाउंट में कैपेसिटर रवि से खरीदा करती थी। अब जब इंडिया के अंदर एमएनसीज आई, वो अपनी टेलीविजन लेकर आई, तो उनके टेलीविजन की क्वालिटी भी अच्छी थी और रेट भी कम था, तो लोग जो एमएनसीज थी वो वाली टीवी लेने लगे। इंडियन टेलीविजन जो मार्केट थी, जो इंडिया में टेलीविजन बनाने वाले थे, उनका लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। तो फिर उनको मजबूर होना पड़ा एमएनसीज के लिए असेंबली करने के लिए। यानी पहले वो खुद टेलीविजन बनाती थी, अब एमएनसीज इनको पार्ट देते थे, बस इनको असेंबल करना होता था, जोड़ना पड़ता था। तो जब सारा सामान एमएनसीज देंगे तो इनको कैपेसिटर खरीदने की जरूरत ही नहीं, वो भी एमएनसीज प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए रवि से इन लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। और अगर जो कंपनी इंडियन कंपनी टेलीविजन बना भी रही थी, वो कैपेसिटर बाहर से खरीदा करती थी, क्योंकि वहां पर उनको हाफ रेट पे सामान मिल जा रहा था, तो रवि से क्यों लेंगी वो। अब रवि की कंपनी जितना पहले बनाती थी, यानी 2000 के अंदर जब एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तब जितना बनाती थी उससे आधा ही अब कैपेसिटर बनाती है। और बहुत से जो रवि के फ्रेंड थे जो कि हैदराबाद और चेन्नई के अंदर यही कैपेसिटर वाला बिजनेस कर रहे थे, उनको तो अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। अब जो छोटी इंडस्ट्री थी, जो ये सारे सामान बनाया करती, जिसको अभी हमने डिस्कस किया बैटरी कैपेसिटर, तो जो छोटी इंडस्ट्री थी जो ये सामान बना रही थी, उनको तो इस कंपटीशन से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और एक बहुत बड़ा झटका लगा उनको। सेवरल ऑफ द यूनिट हैव शट डाउन रेंडरिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस। बहुत सारी यूनिट को, बहुत सारी कंपनी को बंद होना पड़ा और बहुत सारे वर्कर्स की नौकरी चली गई। द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा काम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं, उसके बाद जो इंडस्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्री में भी स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी लगभग 20 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। 2 करोड़ लोग छोटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इस ग्लोबलाइजेशन से। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो यहां इस टॉपिक में हम कंपटीशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंपटीशन इंडिया के अंदर रहा
और जो एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी थी, यानी अब नौकरी लोगों की पक्की नहीं थी, किसी को भी कभी भी निकाला जा सकता था। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से और जो कंपटीशन का प्रेशर था, यानी हर कोई चाह रहा था कि हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, तो एक प्रेशर था लोगों पर, कंपनीज पर, उसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, मोस्ट एम्प्लॉयर दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से ज्यादातर जो एम्प्लॉयर है, ज्यादातर जो लोगों को नौकरी देते हैं, काम पे रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये क्या है, दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसका मतलब यह है कि अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है। यानी ये परमानेंट जॉब वाला सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। जब जरूरत पड़ेगी काम पे रखेंगे, जब काम नहीं होगा निकाल देंगे। तो यहां पर हम गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। उसके सामने ये कंपटीशन कैसे रहा और कैसे ये प्रेशर रहा, इसके बारे में देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर इमेज है गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की, फैक्ट्री में किस तरह से सामान की पैकिंग वगैरह हो रही है। Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their product from Indian exporter. अब जो अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर इंडिया में देती हैं। यानी इंडिया से सामान वगैरह बन के जाता है, बस वहां पर वो अपना लेबल लगाकर बेचते हैं। These large MNCs with worldwide network look for cheapest good in order to maximize their profit. अब ये एमएनसीज दुनिया भर में देखती हैं कहां पर सस्ता सामान मिल रहा है, जितना सस्ता उनको मिलेगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो जहां सस्ता मिल रहा है वहीं से लेते हैं ये लोग। To get these large order, Indian garment exporter try hard to cut their own cost. अब जो कंपनी है वो सस्ते में कैसे प्रोवाइड करेगी, जो इंडिया की लोकल कंपनी है सस्ते में तभी देगी जब वो अपना खर्चा कम करेगी, तभी वो कम रेट पे बेच पाएगी। एज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस। अब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको तो कम नहीं कर सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल तो कोई दूसरी कंपनी सप्लाई कर रही है। रॉ मटेरियल वाले काहे को रेट कम करेंगे। तो क्या किया, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। तो उन्होंने एक ही रास्ता बचा कि जो लेबर है, जो यहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं, उन्हीं का खर्चा कम कर दिया जाए। अब कैसे खर्चा कम किया वो देखते हैं। Where earlier a factory used to employ workers on permanent basis, now they employ workers on only on temporary basis so that they do not have to pay workers for the whole year. तो जो कंपनी पहले लोगों को परमानेंट रखती थी, जो फैक्ट्री, उसने क्या किया, अब लोगों को टेम्पररी रखते हैं। मान लो कभी हमको डिमांड कम होती है तो 1000 लोगों की जरूरत होती है, कभी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई ज्यादा करना पड़ता है तो हमें 1500 लोग चाहिए। तो वो क्या करते हैं, 1500 लोगों को परमानेंट नहीं रखते, बल्कि मान लो 1000 को परमानेंट कर दिया, और जो 500 है उनको जब जरूरत पड़ी तो काम पे रख लिया, और जब जरूरत नहीं है तो उसको निकाल दिया। इस तरह से खर्चा बच जाएगा उनका। तो पूरे साल सब लोगों को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। और क्या किया, जो वर्कर्स हैं उनसे और ज्यादा काम कराया गया। मान लो पहले 10 घंटा काम था तो अब 12 घंटा 15 घंटा काम कराया जा रहा है, और नाइट शिफ्ट के अंदर भी काम हो रहा है, ताकि जल्दी ये जो ऑर्डर मिला है वो पूरा हो सके। Wages are low and workers are forced to work overtime to make both ends meet. अब यहाँ जो लिखा हुआ है both ends meet, इसको समझ लेते हैं। ये एक इडियम है, यानी एक मुहावरा है, इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। तो इस both ends meet का मतलब ये होता है इतना पैसा मिले जिससे आपका घर परिवार चल सके। तो जो वर्कर हैं वो मजबूर हैं, यानी उनको सैलरी भी कम मिल रही है और उनको ओवर टाइम भी कराया जा रहा है, उसके बाद भी वो मजबूर है क्योंकि उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना है। While this competition among the garment exporter has allowed the MNCs to make large profit, workers are denied their fair share of benefit brought about by globalization. तो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जो कंपटीशन पैदा हुआ उसकी वजह से एमएनसीज ने तो खूब फायदा उठाया, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले वर्कर थे उनको उस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए था। अगर एमएनसीज को फायदा हो रहा है तो वहां काम करने वालों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन से एमएनसीज को फायदा हुआ, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर वर्कर थे उनको फायदा नहीं हुआ। अब एक और स्टोरी है, एक गारमेंट वर्कर की है, इसको भी स्टोरी के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। सुशीला, उसकी 35 ईयर एज है। वो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि दिल्ली के अंदर है उसमें काम करती है, यानी यहाँ सामान बनता है और बाहर भेजा जाता है, तो वहाँ काम करती है। उसे वहाँ पर एक परमानेंट वर्कर की तरह जॉब मिली थी, जहाँ उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था, प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ, सेकेंड चैप्टर में था ये, कि एक फंड बनाया जाता है जहां पर सैलरी से इसके कुछ पैसा, जो वर्कर है उनकी सैलरी से कुछ पैसा कटता रहता है और उस फंड में जमा होता रहता है, और उतना ही अमाउंट कंपनी भी उसके अंदर डालती रहती है, फिर रिटायरमेंट में वो पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको मिल रही थी। ओवर टाइम है डबल रेट, यानी अगर जो टाइम आपका है, मान लो 10 घंटे का आपसे एग्रीमेंट हुआ है कि 10 घंटे आपसे काम कराया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा अगर कराया जा रहा है तो आपको डबल रेट पे ओवर टाइम दिया जाएगा। मान लो 1 घंटे का आपको 50 रुपए मिल रहा है, 10 घंटा काम कराया जाता है तो 500 रुपए आपको डेली मिल रहा है। लेकिन अगर काम ज्यादा हो गया और कहा कि भाई आपको 2 घंटा और काम करना पड़ेगा,
तो अब पर आवर के हिसाब से 50 रुपए नहीं बल्कि उसका डबल यानी 100 रुपए आपको दिया जाएगा। तो सुशीला जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो जब 1990s के अंदर बंद हुई तो उसने अब नई जॉब खोजना शुरू कर दिया। 6 महीने तक वो ढूंढती रही, आखिरकार उसको एक जॉब मिली जो कि उसके घर से 30 किलोमीटर दूर थी। अब काफी दिन हो गए उसको वहां काम करते हुए, फिर भी उसे परमानेंट नहीं किया गया। अभी वो टेम्परेरी वर्कर की तरह काम करती है और जितना पहले वो कमाती थी उसकी आधी हो गई उसकी सैलरी। 7 दिन उसको काम करने रहते हैं, कोई भी संडे की कोई छुट्टी नहीं, और 7:30 बजे डेली वो सुबह निकलती है और रात को 10 बजे आती है। अगर किसी दिन उसे छुट्टी लेनी पड़ जाए तो उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलेगा। जो भी बेनिफिट उसको पहले मिलते थे, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, वो अब नहीं मिलते। अब ये सवाल उठता है कि इतना दूर क्यों जाती है, फैक्ट्री उसके बगल में भी है लेकिन वहां पर और कम पैसा देते हैं और वहां पर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कभी डिमांड ज्यादा है तो कभी कम है, तो जल्दी जल्दी लोगों को निकाला जाता है और रखा जाता है। तो यहाँ पर और ज्यादा जॉब का खतरा है, कभी भी निकाला जा सकता है, इसीलिए वो थोड़ा दूर जाती है जहां इतना ज्यादा डिमांड कम ज्यादा नहीं होती, तो वहां वो नौकरी कर रही है। The conditions of work and hardship of the workers described above have become common to many industrial unit and services in India. तो अभी हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें देखा कि जो काम करने की कंडीशन है वो कितनी बुरी हो चुकी है और कितनी ज्यादा मुसीबत आ चुकी है वर्कर पे। तो ये सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल नहीं है बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पर ये मुसीबत झेल रहे हैं वर्कर। मोस्ट वर्कर टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत सारे वर्कर अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। Moreover, increasingly condition of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector. और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनकी हालत भी एकदम अनऑर्गेनाइज की तरह हो गई है। यानी कहने को तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे एंजॉयड अर्लियर। तो सुशीला ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती थी लेकिन अब उसे वो बेनिफिट नहीं मिलते जो पहले मिल रहे थे, यानी ना जॉब की प्रोटेक्शन है ना वो पुराने वाले बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहा इस ग्लोबलाइजेशन का और क्या निगेटिव इंपैक्ट रहा। ओके, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट की, चाहे साइंस, मैथ, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।